सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने सीबीआई ईडीआई थोड़ा ईडी का नाम लिया था, पहले किया था, आज उसको जो अभी सत्ता पार्टी है उसको ज़्यादा यूज कर रही है। केजरीवाल ने भी बोला था कि भाई मुझे 24 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, आधी बीजेपी में अंदर कर दूंगा। तो ऐसे तो नहीं है उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा हो ये सारी पार्टियों को। देखिए वो तो केजरीवाल ने बोला था और बीजेपी ने तो करके दिखाया है। सारी की सारी जो वो बोलते हैं बीजेपी करके दिखाती है। करेक्ट, सारी की सारी पार्टी देख लीजिए, सबका विलय हो चुका है लगभग। ज़्यादातर बीजेपी में जो लोग शामिल हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। अब वो सारे दूध के धुले हो जाते हैं उनकी पार्टी में आकर के। तो ये सब होता रहेगा और जिस तरह से मिसयूज से सरकार कर रही है उसमें तो कुछ दिनों बाद सारी पार्टी खत्म हो जाएगी और इस तरह से विपक्ष न के बराबर शून्य के बराबर साबित हो जाएगा। सर आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं, मैं अभी उसी क्वेश्चन पर आ रहा था कि सारी पार्टी जो विपक्ष है अगर ऐसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर एक सत्ताधारी पार्टी रहेगी, वो सब कुछ चलाते रहेगी क्या? आगे वोटिंग बंद हो जाएगा क्या? आप अधिवक्ता हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, नॉलेज है आपको। जिस तरह से नहीं चुनाव बंद होगा या नहीं ये तो अलग विषय है। जिस तरह से ये चला रहे हैं, जिस तरह से काम को कर रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि ज़्यादा दिन तक चुनाव भारत देश में अब संभव नहीं है। खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी से हमारा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को हम नई नई वीडियो दिखाते हैं, नई नई खबरें दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी की एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम नए नए आप मेहमानों से मिलवाते हैं, नए नए अधिवक्ताओं से मिलवाते हैं। इसी क्रम में हम आपको अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हैं, हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ मुद्दों पे। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे अभी कि अभी जो राजनीति चल रही है, एमएलए बनता कहीं पर किसी पार्टी से और जाता किसी पार्टी में और में है। आप अधिवक्ता हो, सुप्रीम कोर्ट के में सब कुछ देखते हो, तो इसमें कुछ कानून भी होता है, नहीं होता है? सर देखिए दल बदल कानून होता है। भारत देश के संविधान में 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा गया है और इसी को लेकर के दल बदल कानून को लेकर के काफ़ी उसमें बड़ी सारी व्याख्याएं की गई हैं। यह भारत देश में 1960 सेंचुरी के आसपास में काफ़ी बड़े लेवल पर फैल गया था, जिसमें एक आया राम गया राम का आप लोगों ने बहुत बड़ी स्टोरी सुनी थी, जिसमें यह होता था कि कोई भी व्यक्ति पार्टी किसी और से संबंधित है पर वो चला कहीं और जाता है, वोट कहीं और डालता है, फिर उसके बाद उसका मन वहाँ से भर जाता है, फिर वहाँ से शिफ्ट कर देता है कहीं और पर, जो कि आज की भारत की राजनीति पर काफ़ी परिदृश्यत हो रही दिख रही है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं घुट होती है ना, जो वोट जिस पार्टी को दे रहा है, जिस विचारधारा को वोट दे रहा है और उसका चुना हुआ प्रतिनिधि वो दूसरी पार्टी में चला जाए, तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती होंगी। पूरे भारत देश की जनता को परेशानी है इस चीज़ को लेकर के। यदि मैं वोट दे रहा हूँ मान लीजिए किसी और पार्टी को और वो संबंधित कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, पर हमारे मुद्दे, हमारे एजेंडे जो थे चुनाव के दौरान पर, जिसको लेकर के मैंने उस व्यक्ति से ही हमारे संबंधित विचार मिले हुए थे, तभी तो हमने उसको वोटिंग किया था, या उस पार्टी से मिले हुए थे, या उस पार्टी के सिंबल पर लड़ा हुआ था। पर यदि वो चुनाव के समय पर दूसरे जब विचारधारा की बातें आती है, जो हमारे मुद्दों की बात आती है, जिसको लेकर के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जब चुनाव को निर्वाचित करने की बात आती है, तो उस समय पर वह हमारे विचारधारा को नहीं सोचता है और अपने मनमाने तरीके से, अपना ही तरीके से एक अपनी वोट को जाएगा और डाल के अपोजिट को लेकर के आएगा, अपोजिट को वोट डालता है, चला आता है और उसके साथ एलिगेशन कर देगा, कुछ न कुछ घुमा देगा बातों को कि कोई बात नहीं, सत्ता में पार्टी नहीं है, हम अपने जनता की आवाज़ के लिए किए हैं, या वो व्यक्तिगत तरीके से कुछ पैसे भी ले सकता है, व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के चक्कर में करता है, अपने परिवार की राजनीति चमकाने के लिए करता है। तो जनता की आवाज़ इसी तरह से कुर्बान होती जा रही है। डेमोक्रेसी कुर्बानी चढ़ चुकी है और बहुत तरीके से और अगले स्टेप्स में चढ़ती जा रही है, जो कि भारत देश की राजनीति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो कि ये इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में 2019-18 में भी कई सारे पिटीशंस, 2020 में भी पिटीशंस फाइल किया था कि दलबदल कानून जो है, उस दलबदल कानून में कम से कम 5 साल के लिए जो व्यक्ति जहां से चुनाव करके आए उसको वहां रहने के लिए मैंडेट करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि ये उस समय पर वो कैंडिडेट जो 5 साल तक जो वहां पर है वह कहीं न कहीं उस जनता के प्रतिनिधित्व को प्रेजेंट कर रहा है जिसने उसको वोट दिया है, न कि उसके विचारधारा को। तो वह तो किसी पार्टी विशेष का या नाम मात्र की एक मूर्ति की तरह खड़ा होता है, सिर्फ उतनी जनता वोट देती है उसको। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के 5 साल कम से कम उसको मैंडेट करना चाहिए, 5 साल बाद उसको जहाँ मन करे वहाँ वो चला जाए। पर यह इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ कर नहीं पाई है, तो हम दोबारा इसमें आएंगे
और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपने देखा है, इसी प्रकार से और विभिन्न राज्यों में जिस तरह से अभिलक्षित हो रही हैं सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं जनता उठक पटक में है और ऊहा-पोह में है, घुटन में है कि हम वोट दें तो किसको दें। यदि कोई विपक्ष की पार्टी को देता हूँ तो वह पार्टी के व्यक्ति या सीबीआई या ईडी के माध्यम से या तो अरेस्ट हो जाते हैं, या तो सरकार कहीं दल-बदल कानून को लेकर के भी अवॉइड करके गिर जाती है। ये सारी चीज़ों को लेकर के जनता भी काफ़ी परेशान है और मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर के मनसा में उनके भी मन में विचार चल रहा होगा कि देश की राजनीति, देश की डेमोक्रेसी अस्थिर हो गई है। अस्थिरता का माहौल, आया राम गया राम कहीं एक व्यक्ति को लेकर के पहले होता था, आज तो पूरे देश में आया राम गया राम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका हम विरोध, जो दल-बदल कानून के कारण में अस्थिरता आ रही है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ती है। इसी के साथ में इसका जो कानून का पैराग्राफ का पैरा नंबर 4 है, उसका जो इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। पब्लिक जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें बहुत सारे सेक्शन है, उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। इसके साथ में जो अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। इसी के साथ में विभाजन और मान्यताओं पर भी कि ये पार्टी में हम हैं, उस पार्टी में हम हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के कई बड़े व्यापक लेवल में कि इस दल की, जिस दल पर हम हैं उस दल की अभी मान्यता रहेगी कि नहीं, जिसका उदाहरण आपने शिवसेना को लेकर के देखा होगा। महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा उदाहरण आ रहा है। इसी के साथ में और विभिन्न तरह की समस्याएं पूरे भारत देश में जन्म ले चुकी हैं। तो इसको लेकर के हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम कुछ नई पिटीशंस लेके आ रहे हैं, जिसमें ऐसा न हो, कम से कम 5 साल मिनिमम वह सरकार बनी रहे, स्थिर रहे, या जो व्यक्ति को हमने चुनाव दिया उस पार्टी में बना रहे, चाहे अकेला हो, चाहे उसके साथ में 50 लोग या 2000 लोग। तो इसको लेकर के हम करेंगे। सर, कहीं न कहीं आप देख रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि देश बदल रहा है, तो ये कहीं बदलते भारत की कोई नई नींव तो नहीं है? आज चाहे वो एमएलए हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जो सत्ता में रहता है उसी के हमेशा घूमता रहता है, इर्द-गिर्द घूमता रहता है। चाहे वो कोई फैमिली देख लीजिए आप, कोई भी बच्चा भी देख लीजिए आप। अगर बच्चा भी आप बोलोगे ये करिए, मत करिए, बच्चा भी वहाँ ही कम्प्रोमाइज़ करता है कि जहाँ उसे फ़ायदा दिखता है। तो कहीं फ़ायदे की राजनीति तो नहीं है ये सब चीज़ें, जो पूरा देश कहीं कुछ और तो नहीं घूम रहा है ये? इस समय पर भारत देश में 8-10 तरह की राजनीति का प्रमुख अंग बना करके नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें पूरा काम कर रही है। पहला, कोई भी व्यक्ति हो, सीबीआई, ईडी के माध्यम से कंट्रोल करना है, इनकम टैक्स के माध्यम से कंट्रोल करना है। दूसरा, यदि इससे नहीं मानता तो उसको थ्रेट करके कोर्ट के थ्रू करना है, घसीटना है। तीसरा, थोड़ा बहुत लालच दे करके, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम लोग करते हैं, राज्यसभा दे करके या विधानसभा का टिकट दे करके उसको अपने सत्ता में ले आने की कोशिश करना है। चौथा, यदि कोई रूलिंग पार्टी चल रही है, यदि उस सरकार का करंट मुख्यमंत्री या करंट जो विधायक के नेता हैं या करंट बहुत सारे एमएलएज हैं, यदि वो उस सत्ता में हैं बने हुए, वहाँ पर सरकार में स्थिर तरीके से सरकार चल रही, तो उसको डाइवर्ट करके अपना कुछ लॉलीपॉप दे करके उसको अपने तरीके से मिला करके अपनी सत्ता में लाना है, जिसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा और बिहार आप देख सकते हैं, उसी का बहुत बड़ा फलता फूलता उदाहरण ये 2023-24 का है। इसी के साथ में जस्ट वेट, इसी के साथ में आप लोगों ने 2019 में मध्य प्रदेश में देखा होगा, कर्नाटका का देखा होगा, ऐसे विभिन्न राज्यों विभिन्न प्रकार से इस तरह से यूज किया है। पॉइंट नंबर 6, इसके अलावा बीजेपी इस समय पर वर्तमान में कई प्रकार से और फोर्स और फॉल्स लॉस्ट कंप्लेन करके या आपके ऊपर एलिगेशन करके मीडिया में ट्रायल चला करके, जो आजकल मीडिया रोल अदा कर रही है, उसको बदनाम करके, उसकी इमेज को ख़राब करके उस पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी काम करते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट, जैसा आप लोगों ने बिहार में देखा होगा, यूपी में भी अखिलेश यादव के साथ में देखा होगा, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, यह सब कांग्रेस पार्टी के साथ में भी देखा होगा आपने। मुख्यतः प्रमुखता के आधार पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा जो है तो अपनी हेड लिस्ट की जो स्पीच होती है उसमें सबसे टॉप पर रखा है। पर ये उन्हें सोच रहे हैं कि जो आज भारत देश की एक एक चीज़ें बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की बुनियाद है। और उनसे यदि मैं पूछूं कि कौन सी चीज़ उन्होंने निजी तौर पर बनाया है, तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो हर बार चुनाव में आते हैं और फोर्जरी तरीके से या गलत तरीके से चुनावी वादे करते हैं, और उस चुनावी वादों को पूरा न करके वो देश की जनता को धर्म के आधार पर डाइवर्ट करके वो देश की जनता की वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हो, आपका बहुत नॉलेज है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि देश हमारा जो जितना 10 साल में आगे गया है, अगर उसी स्पीड से पहले चलता तो देश बहुत आगे होता।
और जो भी पहले सारे काम किए हैं जो 60 साल में जो कांग्रेस ने किए हैं, पूरे देश को पीछे ले गए हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम गलत था कांग्रेस का जो कि देश पीछे जा रहा था? ये तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और जो उन्होंने यह बोला है कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण करंट में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण आप लोगों ने, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में स्पीच दे करके बोला है कि भारत देश में बहुत तरीके से हत्याएं हो रही हैं, भारत देश में बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। इसका उदाहरण आप पूरे विश्व में देख सकते हैं। जो लोग भी विदेशी लोग भारत देश में आते हैं, वो कहते हैं कि ये भारत देश का मैं हमेशा इज्जत इसलिए करता रहूँगा क्योंकि यह गांधी का, नेहरू का देश है। उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि अभी करंट में जो भी प्रधानमंत्री हैं उनका नाम, पर यह है कि इतने बड़े देश की, इतने बड़े कंज्यूमिंग इनकी है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी इनके ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं डिपेंड है, जिसको लेकर के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां भी होती हैं नाम लेना। पर जो लोग इस संसार से जा चुके हैं, अब तो उनका सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे कार्यों के लिए ही जाना जाएगा। साथ में नरेंद्र मोदी जी या भारत देश के प्रधानमंत्री जी या भारत देश के जितने भी गोदी मीडियाज़ या जो भी मीडियाज़ है, वो इस प्रकार से बोल रही है तो उसको यह भी दिखने की, आईना दिखाने की वो ज़रूरत है कि भारत देश में अस्थिर सरकार इस प्रकार से नहीं होती थी। विपक्ष की सरकार, विपक्ष की चलती हुई सरकार को इस प्रकार से नहीं गिराया जाता था। ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यह जो भी हो रहा है वो देश के साथ अन्याय हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश का पूरा लोकतंत्र खतरे में चला जा रहा है। पर इसमें भारत देश में आज ये आवाज़ें लगभग दबती सी चली जा रही हैं। इसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं यह बोलना चाहता हूँ कि इसमें अस्थिर सरकारें जो निर्मित हो रही हैं पूरे देश में, अस्थिरता का वातावरण पूरे देश में फैल रहा है, लोकतंत्र में पूरी तरीके से बलि का बकरा बन रहा है, बलि चढ़ती जा रही लोकतंत्र की। पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत कंट्री जो भारत देश है, उसका लोकतंत्र इतने बड़े लेवल पर जो चल रहा था, वह कहीं न कहीं उसकी पूरी नींव ढह जा रही हैं। उस नींव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस नींव के लिए सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सारे लोग मजबूती तरीके से, प्रखर रूप से यह रोल अदा कर रहे हैं और फ्रंट फुट में आके काम कर रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और वह देश की जो हमारी संवैधानिक नियमितताएँ हैं, उसको लेकर के वो जो आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर कहीं न कहीं अभी किसान आंदोलन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जब सीएम थे, उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम संविधान बिल है, हम उसको पास करेंगे और सबसे पहले हम आगे रहेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि भाई अगर किसानों के साथ दमन होगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम कभी उनके साथ कूदने में संकोच नहीं करेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। आज कोई भी पार्टी किसानों के साथ लगती है या कोई भी वकील साथ में लगता है तो उनको बोलते हैं कि देश विरोधी हैं, सब ये हैं, तब खालिस्तानी हैं। तो सर इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए? देखिए, जो लोग बोलते हैं उनको शिक्षित भी होना चाहिए और एजुकेटेड भी होना चाहिए। जो किसान आज खड़े हुए हैं, और ये नहीं है वो पढ़े लिखे किसान हैं, और उनको खालिस्तानी कह करके और इस प्रकार के जो शब्दों का यूज करके जिस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको मनोहताशित किया जा रहा है, यह नहीं करना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके मुद्दे हैं, जैसे 25% जो है उनका स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार से आपको सारी चीज़ें फसलों के, जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने बोला भी, उनका स्पीच भी है। नहीं, उनके स्पीच का क्या फ़र्क पड़ता है? आप उनकी स्पीच को क्यों सुनते हैं? आप उनकी स्पीच में सुनेंगे तो उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार की बात किया है। उन्होंने तो 15 लाख सबके जबकि घर एक में काम। स्पीच, एक मैं और रोकना चाहूँगा कि स्पीच अभी जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उनने बोला कि हम आगे दाने खरीदेंगे। आज उनकी स्पीच को पकड़ा जा रहा है, जो मेन पीएम उनकी नहीं पकड़ा जा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो जो इस पब्लिक प्लेस में पब्लिक फेस है, यदि वो कुछ बोलता है तो जनता उसको रिलाय करती है। और भारत देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, 20 में किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, पूरे देश में उन्होंने उस काले कानून को लेकर के उसको विड्रॉ करवाया था और उस समय पर उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे। वो कमिटमेंट क्या है? 2014 में जो उन्होंने जनता के साथ कमिटमेंट, किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, सब हर व्यक्ति के 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसको लेकर के जो कमिटमेंट किया था, वो कहाँ चले गए? आज भारत देश में आज देखिए विपक्ष जिस तरह से डरा हुआ है, पूरे देश की जनता डरी हुई है। सीबीआई, ईडी को देखिए, आप बोलते हैं कि भारत देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत देश की स्थिति गरीबी रेखा की जो इंडेक्स वर्ल्ड का है, हंगर इंडेक्स है, उसमें देखिए भारत देश डाउन हो चुका है। और उसका प्रमुख कारण है कि जीडीपी बिल्कुल
उसका जितना चाहिए हमारा उसका कंजप्शन हाँ वो स्ट्रक्चर्स पे कहीं बाहर हो चुकी है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि भारत देश में 81% जीडीपी का टोटल का लोन लिया जा चुका है। इसको मीडिया कभी डिबेट नहीं करती है। कुछ 2, 4, 10 चैनलों को मैं छोड़ दूं तो भारत देश की मीडिया बिल्कुल सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही बात करेगी कि मोदी जी ब्रश कर लिए, मोदी जी ये कर लिए हैं। यही भारत देश की मीडिया अपनी बात करती है, जो कि देश के साथ में बहुत बड़े लेवल पर अन्याय हो रहा है, जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी मीडिया और साथ में सीबीआई, ईडी जितने भी लोग हैं ये सब कल को भुगतेंगे। और पूरा देश को गर्त में डालने वाले ये सब लोग मजबूती के साथ में जिस तरह से दिखा रहे हैं अपना जलवा, वह पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। सर से हमने बात किया, नरेंद्र मिश्रा जी ने सारे सवालों के जवाब दिए। और ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी से हमारा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को हम नई नई वीडियो दिखाते हैं, नई नई खबरें दिखाते हैं, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।